हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर से स्वागत कर रहे हैं और इस टॉपिक में हम बात करेंगे सरफेस टेंशन के बारे में। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक मोस्टली कवर हो चुके हैं जो इम्पोर्टेंस रखते हैं आपका, और अब हम जो अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है सरफेस टेंशन। जनरली इस टॉपिक में लोगों को लगता है या स्टूडेंट्स को लगता है उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, वो उनके डाउट क्लियर हैं, इसका रीज़न वो जानते हैं, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। वो ऊपर ऊपर से उनको नॉलेज रहता है सरफेस टेंशन क्या है, बट आज हम थोड़ा डीप नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग लेके इसका कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे ताकि इन फ्यूचर अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो है हमारे, उसमें हमको नंबर का लॉस ना हो। ओके, तो हम इसका कॉन्सेप्ट के तरफ बढ़ते हैं। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे ये एक रिजर्वायर बना हुआ है। ओके, इसमें कोई भी फ्लूइड फील्ड है, ये एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल ए, ठीक, और यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल बी है। तो इसके पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कोहेसिव फोर्स का और अधेसिव फोर्स का। ओके, तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है, कोहेजन किसको बोलते हैं कि किसी भी सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है अट्रैक्शन का, वो कोहेशन फोर्स कहलाता है। और किन्हीं भी दो अलग अलग सबस्टेंस के बीच जो एटम्स का अट्रैक्शन फोर्स होता है, अलग अलग सबस्टेंस, उसको हम अधेशन बोलते हैं। ओके, तो अगर हम फ्लूइड के पार्टिकल्स की बात करें तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा, क्योंकि ये सेम सब्सटेंस के हैं। ओके, मीन्स अगर ए है और ये मान लिया कि सी है, तो ए पार्टिकल और सी पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो हमारा कोहेसिव फोर्स होगा। और आप देख पाएंगे कि जैसे ए पार्टिकल है और सी पार्टिकल है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स डेवलप कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं इन हर एक डायरेक्शन में। तो यहाँ पे तो फोर्स बैलेंस हो गया, मीन्स कि अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो फोर्स यहाँ पे बैलेंस हो गया, क्योंकि ये जो पार्टिकल है या जो मॉलिक्यूल है वो लेयर के ये कहीं बीच की लेयर में है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस फ्री सरफेस की, ओके, अगर हम बात करें इस फ्री सरफेस की, तो इस फ्री, एक मिनट, ये मुझसे डिलीट हो गया। हाँ, अगर हम इस फ्री सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, ओके, जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, तो उनके आधे पोर्शन में तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा होगा जो नीचे की तरफ है उधर। ओके, लेकिन इनके ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट या ऐसा कंडीशन नहीं है जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो। हाँ, एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका ज़रूर है, लेकिन वो इतना डोमिनेंट नहीं रहता नेचर में। ओके, तो वो नेग्लिजिबल उसको मान सकते हैं, उसमें कोई ऐसा अट्रैक्शन खास नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि नेट वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस नहीं है। फोर्स बैलेंस ना होने की वजह से क्या होता है कि इसको ऊपर खींचने वाला कोई फोर्स नहीं है, नीचे खींचने वाले ही फोर्सेस हैं। तो हमको क्या लगता है, कोई भी सरफेस फ्लूइड की हमको फ्री सरफेस जो है उसकी स्ट्रेच्ड लगती है, कि वो तनी हुई है या वो खींची हुई है, वो सरफेस हमको स्ट्रेच्ड लगती है। और ये जो स्ट्रेच्ड फेनोमेना है, वो जो हमको दिखता है, वही सरफेस टेंशन है। मीन्स कि सरफेस जो है वो हमेशा एक टेंशन में रहती है। टेंशन मीन्स कि वो स्ट्रेच्ड, वहाँ पे लगता है कि सरफेस को स्ट्रेच किया जा रहा है, और उसका मेन रीज़न यही है, जो ये अपवर्ड अनबैलेंस्ड फोर्स है। ओके, ये दोनों तरफ से अगर बैलेंस होता तो ये न्यूट्रल कंडीशन होती, लेकिन ये दोनों तरफ से बैलेंस नहीं है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें एक फोर्स लगेगा जो इसको वापस अंदर की तरफ खींचने की टेंडेंसी क्रिएट करेगा। यही एक सरफेस टेंशन का सबसे बड़ा रीज़न है। ओके, तो आई होप आपको सरफेस टेंशन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि दैट सरफेस टेंशन होता क्या है। अब हम आगे इसके मैथमेटिकल फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। सरफेस टेंशन एक टाइप का लाइन फोर्स भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर एक्ट करता है सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाइन फोर्स एक्ट करता है। अगर इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये सिंबल इसका हम ऐसा यूज़ करते हैं। ओके, और F बाई एल, एल जो होता है वो सरफेस टेंशन जिस सरफेस पे एक्ट हो रहा है उसकी लेंथ होती है, और F जो होता है फोर्स होता है जिस फोर्स से वो डोमिनेट कर रहा है।
और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीजेस, मीन्स कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ करोगे सरफेस टेंशन डिक्रीज़ होगा। और ये इसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि मॉलिक्यूलर जो बॉन्ड होंगे उसके उनमें वीकनेस आएगी और कोहेसिव फोर्स थोड़ा सा कम होगा। ओके, आपने क्रिटिकल पॉइंट जैसा टर्म थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा, जहाँ पे सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है वहाँ पे सरफेस टेंशन जीरो होता है। ओके, और जो सरफेस टेंशन का एप्लीकेशन अगर हम बात करें तो घर में आपने देखा होगा कि जब आप पानी में डिटर्जेंट मिलाते हैं या कोई भी वॉशिंग पाउडर मिलाते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि जो वाटर है वो थोड़ा सा थिन हो जाता है, जो उसकी उसमें टेंशन रहती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण हमारे कपड़े ईजिली वॉश हो पाते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न है वो ये है कि जो लिक्विड ड्रॉपलेट्स होती हैं, ठीक है, जो पानी स्पेशली पानी की बूंदें होती हैं, उनका स्पेयर शेप भी सिर्फ इसी रीज़न सरफेस टेंशन की वजह से ही वो उनका शेप स्फेरिकल होता है। वो किसी भी शेप को गेन कर सकती हैं लेकिन उनका शेप मोस्टली स्फेरिकल ही होता है या स्फेरिकल ही होता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है सरफेस टेंशन, क्योंकि मिनिमम एरिया एक्वायर करने की टेंडेंसी होती है सरफेस टेंशन में। वो चाहती है कि कम से कम एरिया हम एक्वायर करें, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पर्टिकुलर टेंशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट होता रहता है जिसको बैलेंस नहीं कर पाते वो उसकी सरफेस। ओके, इसके कारण वो क्या चाहती है कि हमारी जो सरफेस एरिया है वो कम से कम हो, वो कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी हमेशा रखती है। इसी कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कारण वो स्फीयर का शेप गेन कर लेती है। अब जो इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है एक्सेस प्रेशर निकालना। अलग अलग जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल नहीं कह सकते, अलग अलग नेचर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि ड्रॉपलेट हो गया, बबल हो गया और इन सब चीज़ों पे। तो हम सबसे पहले ड्रॉपलेट की बात करें, मीन्स कि अगर पानी की बूंद है, अगर हम उसका स्फेरिकल शेप एज्यूम करते हैं और उसका एक क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ओके, ऐसा उसको दो हम इक्वल हेमिस्फेयर की शेप में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि इसकी जो ये पेरीफेरी है, मीन्स इसका जो सरकमफेरेंस है, उस पर जो फोर्स रहेगा वो सरफेस टेंशन का फोर्स रहेगा। अभी हमने यही बात की थी कि एक लाइन में एक सीक्वेंस में वो लगता है। ओके, और जो अंदर ये जो सरफेस है ये यहाँ पे, तो जो लिक्विड के अंदर जो प्रेशर है उसके कारण यहाँ पे फोर्स होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जैसे ये कोई सरफेस है, ओके, इस सरफेस पे इतने एरिया पे प्रेशर लग रहा है, तो उसका फोर्स अगर हमको कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम करेंगे। हम ये मानेंगे कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है यहाँ पे, तो जो प्रेशर फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, सरफेस टेंशन के इक्वल। मीन्स कि जो लिक्विड के अंदर प्रेशर के कारण जो फोर्स जनरेट हो रहा है इसके इस सरफेस पे, और जो सरफेस टेंशन है जिसके कारण वो मिनिमम टेंडेंसी अचीव कर चुका है, वो हम इक्वेट करेंगे दोनों को। तो यहाँ पे हम देखेंगे P हम प्रेशर, और अगर हम ये सर्कल के एरिया की बात करें तो π/4d², ये आपको पता होगा। सरफेस टेंशन की बात करें तो अभी हमने बात की थी कि सिग्मा इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे जो होगी वो इसका सरकमफेरेंस होगा। सरकमफेरेंस का फार्मूला आपको पता है 2πr या फिर πd। ओके, मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, चलिए πd। तो जब हम सरफेस टेंशन के साथ लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको फोर्स मिल जाएगा यहाँ से। तो हम दोनों को इक्विलिब्रियम की कंडीशन में मानते हैं और इक्वेट करते हैं। यहाँ से हम ट्रांसपोज करेंगे, पाई से पाई हमने कैंसिल किया और बाकी चीज़ों को ट्रांसपोज किया, ये डी से डी कैंसिल हो गया। हम पी की वैल्यू निकालेंगे, तो जो हमारा पी की वैल्यू आया वो आया 4 सिग्मा बाई डी। ओके, ये जो पी होगा प्रेशर यहाँ पे वो गेज प्रेशर होगा, कभी भी एब्सोल्यूट प्रेशर यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि एसएस प्रेशर की बात करता है, सॉरी एसएस प्रेशर की बात करता है। एसएस प्रेशर का मतलब है कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है, मीन्स आउटर और इनर। ये अगर पी आउटर का कुछ है और पी इनर है तो ये पी आउटर माइनस पी इनर की बात करता है, ये गेज प्रेशर की बात करता है। यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर नहीं होता है, बट हम फाइंड आउट गेज प्रेशर मोस्टली करते हैं जब तक बोला ना गया हो एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए। तो अब बबल की बात करें तो बबल में देखिए दो सरफेस एरिया हो जाएगी, एक बाहर के सरफेस, एक
अंदर की सरफेस, ठीक है। बबल में हम अगर रियल लाइफ में बबल एज्यूम करें तो एक आउटर डायमीटर, एक इनर डायमीटर, ठीक है। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो नेग्लेजिबल होती है, हम उसको नेग्लेजिबल मानते हैं कैलकुलेशन के लिए। तो यहाँ पे हम प्रेशर इनसाइड देखेंगे तो ये हो गया, और प्रेशर इंटू π/4 DI स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू πD, ये इनर और ये πD आउटर। ये टोटल सरफेस, सॉरी ये टोटल लेंथ हो गई, या सरकमफेरेंस कह देंगे इसको हम। और यहाँ पे हम क्या एज्यूम करके चलते हैं, दैट डी आई इज इक्वल्स टू डी ओ इज इक्वल्स टू, ओके। तो डी आई और डी ओ हम एक सेम मान लेते हैं कि डी है, ओके। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल मान लेते हैं। तो इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोजिशन आपने 6-7 क्लास में पढ़ा होगा। पी गेज यहाँ से पी की वैल्यू निकलेगी जो कि होगी 8 सिग्मा बाई डी। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसका सरफेस एरिया 2 गुना हो गया, ओके। इसका एरिया की बात करें, मीन्स इसकी सॉरी इसकी लेंथ 2 गुनी अगर जैसे हुई, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि इसका प्रेशर 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। मीन्स कि सेम कंडीशन में ये 4 सिग्मा बाई डी हो रहा था, ओके। अब ये 8 सिग्मा बाई डी हो गया। अब हम बात करेंगे एसएस प्रेशर इनसाइड लिक्विड जेट। लिक्विड जेट के अंदर जो भी एक्सेस प्रेशर होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये लिक्विड जेट है, ओके। जेट आप सबको पता ही होगा, आई होप। ये एल लेंथ के, ये जेट की लेंथ एल है, ठीक। और ये डी डायमीटर इसका है, डायमीटर, और जिससे वो फ्लो कर रहा है। तो इसको हम जब अगर काटेंगे ऐसा, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। इसको अगर हम ऐसे काटते हैं, ओके, तो हमको कुछ ऐसी सरफेस, ऐसा स्ट्रक्चर हमको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की फोर्सेस अप्लाई होंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। यहाँ पे ना होने का रीज़न ये है कि फ्लो रेगुलर है, ठीक है। ऐसे लगातार चीज़ें फ्लो हो रही हैं, तो ये इसकी फ्री सरफेस नहीं होगी। फ्री सरफेस सिर्फ ये साइड वाली होगी, ये एज सिर्फ फ्री सरफेस होगी, ना कि ये एज फ्री सरफेस में नहीं काउंट होगी। तो हम प्रेशर काउंट करते हैं, सेम कंडीशन, हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन मानते हैं। प्रेशर में एरिया का मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। एरिया यहाँ पे क्या होगा, डी इंटू एल, इसका ये डी इंटू एल, ये हो गया प्रेशर इंटू एरिया, और ये सिग्मा इंटू लेंथ। और लेंथ कौन सी होगी, ये वाली एज, ये वाली एज हम लेंथ के लिए लेंगे। तो ये कितनी हो गई, एल प्लस एल इक्वल टू 2L। इसको जब फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे, पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास आएगी 2 सिग्मा बाई डी। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म करो, और मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।